जय हिंद स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपेश भट्ट और इंदौर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जैसे कि पॉलिटी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको देख सकते हैं। पहले ये सीरीज़ जो है हम लक्ष्मीकांत बुक के हिसाब से फॉलो करते हुए चल रहे हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल है क्या? सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्रीएम्बल इज अ प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जब भी कोई बुक खोलते हैं तो जो पहला पेज आता है ना, उस तरीके से एक्ट करता है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बट ये एक समरी की तरह एक्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसकी एक समरी की तरह दिखाता है कि किस तरीके की पावर कहाँ से आ रही है, किस तरीके की कंट्री है, डेमोक्रेटिक है कि नहीं, सोशलिस्ट है कि नहीं, किस तरीके का इसका नेचर है कंट्री का। ठीक है, फिर क्या क्या वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्या क्या फ्रीडम दे रहा है, क्या जस्टिस है कंट्री के लिए, फिर किस दिन अडॉप्ट किया गया, ये सब बातें इस प्रीएम्बल में दी गई हैं। एक्ट एज अ एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, है ना। तो प्रीएम्बल कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, और प्रीएम्बल किसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म है? अगर ये क्वेश्चन आए तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पास हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये 13 दिसंबर को पास किया गया था। ठीक है, 1946। और 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। ऐसा रिजोल्यूशन था जो ऑब्जेक्टिव्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखेगा, फंडामेंटल राइट होगा, डेमोक्रेसी होगा, रिपब्लिक होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा था। और इसी का एडवांस फॉर्म उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो जो चीज़ लिखी हुई थी उसी को कहीं ना कहीं समराइज्ड फॉर्म में प्रीएम्बल में दिया गया है। ठीक है, अब प्रीएम्बल हमारा इस तरीके से कुछ दिखता है, लेकिन ये प्रीएम्बल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐसा दिखता है। उससे पहले थोड़ा सा डिफरेंट दिखता था। वो क्या था वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो प्रीएम्बल बोल क्या रहा है। प्रीएम्बल से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। प्रीएम्बल की लैंग्वेज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस तरीके की लैंग्वेज है, क्या क्या बोल रहा है, क्या इसका सीक्वेंस है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, सोर्स ऑफ पावर क्या है प्रीएम्बल की? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, sovereign socialist secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। ये अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, आगे डिस्कस करेंगे एक एक चीज के बारे में कि क्या क्या टर्म्स बोलते हैं। इन अवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। पहली बात तो सोर्स ऑफ पावर क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहाँ से ये सोर्स ऑफ पावर मिल रही है? हम लोगों से। हम जो सिटीजन हैं इस कंट्री के, वो ये पावर दे रहे हैं कि एक प्रीएम्बल होना चाहिए और उसकी कुछ इस तरीके की पॉलिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमने सोलेमली रिजॉल्व किया है और कंस्टिट्यूट किया है इंडिया इनटू अ सोवरेन। सोवरेन मतलब इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स ओन डिसीजन, मतलब हम सोवरेन कंट्री हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट होगी। हम किसी भी कंट्री के डोमिनियन स्टेटस में नहीं है, किसी के भी दबाव में नहीं है, किसी के भी अंडर काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो भी डिसीजन होंगे हमारे खुद के द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, ये मतलब होता है सोवरेन।
ठीक है। फिर है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है कि एक सोशल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ना, वी बिलीव के एवरीवन इज इक्वल एंड देयर शुड बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। तो ये बिलीव करते हैं हम सोशलिस्ट में। इनको और डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रीएम्बल को थोड़ा समझना है पहले। फिर सेक्युलर। सेक्युलर मतलब इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है ना। हम किसी भी एक रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। हम सारे रिलीजन को इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं। हमारा सेक्युलरिज्म, जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ये बात करता है कि देयर शुड बी अ डिटैचमेंट, ठीक है, डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। और इंडियन सेक्युलरिज्म ऑन द अदर हैंड ये बात करता है कि हम इक्वल प्रमोट कर रहे हैं, सारे रिलीजन को इक्वली प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया सभी रिलीजन को इक्वली प्रमोट कर रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल रिलीजन उसका नहीं है खुद का, ठीक है। सेक्युलर। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी समझने के लिए एक अब्राहम लिंकन सर की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डेमोक्रेसी is the condition where गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, है ना। गवर्नमेंट फॉर्म बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उन्हीं के उत्थान के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी ये दो तरीके की हो सकती है, ये भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड अमंग अस। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमारे द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, हम में से ही कोई, किसी को भी स्पेशल पावर नहीं दी जाएगी, कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस के साथ पैदा नहीं होगा। हर एक इंडिविजुअल इस कंट्री में इक्वल है, ये दिखाता है रिपब्लिक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है, सबसे बड़ा ऑफिस है जो कंट्री का, दैट इज प्रेसिडेंट, है ना, वो भी हम में से ही एक चुन के जाएगा, है ना। तो ये बात करता है रिपब्लिक कि हमारा हेड ऑफ स्टेट विल बी इलेक्टेड, ही मे बी इलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन वो इलेक्ट होके जाएगा हम में से ही, ठीक है। किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, किसी को हेरिडिटरी राइट नहीं मिलेगा। एक रिपब्लिक का अगेंस्ट दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी होती है जिसका नाम है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, हेरिडिटरी प्रिविलेजेस रहते हैं कि बेटा बनेगा किंग या फिर प्रेसिडेंट, फिर उसके बेटा बनेगा प्रेसिडेंट, है ना, जो कि यूके में है। हमारा रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, हम जस्टिस सिक्योर कर रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। कैसे जस्टिस, कैसे, पहले बात तो ये जस्टिस आइडियल कहां से लिया गया है, ये मैं एक बार बता चुका हूं। जस्टिस आइडियल हमने लिया है यूएसएसआर से, ठीक है, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, और उनके सोवियत रेवोल्यूशन से लिया है जस्टिस। सोशल जस्टिस हम प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। सोशल जस्टिस कैसे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस बात करते हैं, टाइटल, किसी को स्पेशल टाइटल ना रखने का बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 14 to 18 सोशल जस्टिस की बात करते हैं, है ना। आर्टिकल 14 बोलता है कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। इकोनॉमिक जस्टिस की बात कैसे करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस आर्टिकल 39 बी सी डी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। इस तरीके से हम इकोनॉमिक जस्टिस देते हैं कि हर एक इंसान को इक्वालिटी रहेगी इकोनॉमिक बेसिस में, किसी को भी बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, है ना। इकोनॉमिक बेसिस की जस्टिस रहेगी, इक्वालिटी रहेगी। पॉलिटिकल जस्टिस कैसे देते हैं, आर्टिकल 325(6) के अंदर, आर्टिकल 326 के अंदर हम हर एक इंसान को, इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान को इक्वालिटी ऑफ वोट देते हैं कि हर एक इंसान का वोट इक्वल काउंट किया जाएगा, तो पॉलिटिकल जस्टिस है। और हर एक इंसान, हर एक सिटीजन को राइट है कि वो स्टैंड हो सकता है फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
है ना। तो ये जस्टिस है इंडिया में। फिर लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ, कैसी लिबर्टी है, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एक्सप्रेशन, थॉट, आर्टिकल 19(1)(a) के लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है हमें, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ प्रेस है इंडिया के अंडर, है ना। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप कहीं ना कहीं ये रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम बिलीव कर सकते हैं कुछ भी, फेथ हमारा कुछ भी है, वर्शिप कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 25 की तरह कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है, आर्टिकल 25 जो बोलता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बाय कॉन्शाइंस, प्रैक्टिस, प्रोफेशन एंड प्रोपगेशन। ठीक है। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वल रहेगा, हर एक इंसान यहाँ पे इक्वल रहेगा बाय स्टेटस, कि सबका स्टेटस इक्वल है, कोई राजा नहीं है, इसलिए प्राइवी पर्स हमने एबॉलिश कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। तो हर एक इंसान स्टेटस में बराबर है। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबको इक्वलिटी रहेगी अपॉर्चुनिटी की, ना कि किसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, इन सब, या फिर डिसेंट, इन सब बेसिस पे कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है। एंड प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी। ठीक है, भाईचारे की बात हो रही है। फ्रैटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सबको डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी का ध्यान रखा जाएगा। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना, ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के अगेंस्ट हो। फ्रैटर्निटी के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं, फ्रैटर्निटी में देख सकते हैं अपन के आर्टिकल 51A, जो कि है 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। 51AE ये दिखाता है, इसमें ये बात होती है कि देयर शुड बी अ ब्रदरहुड अमंग ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी शुड नॉट परफॉर्म एनी एक्ट अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये आर्टिकल 1AE बोलता है। तो वो फ्रेटर्निटी को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है। देन सिंगल सिटीजनशिप, आर्टिकल 9 बोलता है कि देयर शुड बी नो डुअल सिटीजनशिप, है ना। तो हमारे यहाँ जो सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है कि एक कंट्री है और इसी के हम सिटीजन हैं, किसी स्टेट के सिटीजन नहीं है, अनलाइक यूएसए, है ना। यूएसए में स्टेट के भी सिटीजन होते हैं, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। फिर उसके बाद इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, और उसी में ये अडॉप्ट इनैक्ट हुआ है। तो उसी तरीके से इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे, ये 26वां दिन ऑफ नवंबर, कौन सा दिन, 26वां दिन ऑफ नवंबर, ना कि 26 जनवरी की बात नहीं हो रही है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ था उस दिन की बात नहीं हो रही है, 26 नवंबर की बात हो रही है। ठीक है, 1949 ना कि 1950। ठीक है, 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अडॉप्ट किया है और इनैक्ट किया है, इनफोर्स नहीं किया है। 3 टर्म्स होती हैं मेजरली। ठीक है, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड एनफोर्स्ड। तो इसमें ये 2 टर्म्स की बात हो रही है कि हमने सर्वसम्मति दी है, फिर हमने उसको साइन किए हैं, सर्वसम्मति देने के बाद साइन किए हैं, उसको लागू नहीं, इन्फोर्समेंट नहीं हुआ है यहाँ पे, है ना, ये वर्ड नहीं आ रहा है, इन्फोर्समेंट की बात नहीं हो रही है, अडॉप्ट और इनैक्टमेंट की बात हो रही है। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपने आप को दिया है, हमारे पास पावर थी, वी द पीपल, हमारे पास पावर थी इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रीएम्बल को बनाने की, और हमने अपने आप को ही दिया, हमने किसी और से पावर नहीं ली है, ये पावर हमारी खुद की है और हमने अपने आप को ये प्रीएम्बल दिया है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अपना प्रीएम्बल है। लेकिन इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन सीक्वेंस के आते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे सोवरेन पहले आया है, फिर सोशलिस्ट आया है, फिर सेक्युलर आया है, फिर डेमोक्रेटिक आया है, फिर रिपब्लिक आया है। ठीक है,
ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए तीनों एस एक साथ हैं, ठीक है, तीनों एस एक साथ हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसके बाद है। एक थोड़ा सा ऐसा ट्रिक व्रिक बना के अपन कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से मेमोराइज करने की, अगर क्वेश्चन आए तो थोड़ा दिमाग में रहे, ठीक है। सोवरेन और सोशलिस्ट में वर्ड एकदम इक्वली है, लेकिन सोवरेन बड़ा दिखता है, सोशलिस्ट उससे छोटा दिखता है, और सेक्युलर वो सबसे छोटा है। तो इन तीनों में नॉर्मली कंफ्यूजन होती है कि कौन सा पहले आ रहा है। तो सोवरेन जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे पहले, फिर सोशलिस्ट, और फिर उसके बाद सेक्युलर जिसमें सबसे कम वर्ड्स हैं, और डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक। ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। उसके बाद ये सीक्वेंस भी हमको पता होना चाहिए, JLEF वाला। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि जस्टिस ऊपर है कि लिबर्टी ऊपर है, ऐसा वाला क्वेश्चन। तो ये सीक्वेंस अगर किसी ने पूछा तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। फिर इसके बाद जस्टिस में कौन कौन सी जस्टिस की बात कर रहा है अपना प्रियम्बल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहा है, ठीक है, और कोई जस्टिस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। फिर लिबर्टी में कौन कौन सी बात हो रही है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात हो रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 के आसपास की बात हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर इक्वालिटी, स्टेटस की इक्वालिटी है, यहाँ इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। स्टेटस की इक्वालिटी हो रहा है, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की बात हो रही है। फिर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी की लाइन क्या है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन क्या आता है, डेट क्या लिखी है ये पता है अपने को। फिर अडॉप्ट और इनएक्ट हुआ है, इन्फोर्स नहीं हुआ, ये भी आपको पता चल गया है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या चेंजेस हुए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसी चीज होती है जिससे चेंज लाया जाता है। अमेंडमेंट मतलब चेंज, तो कोई भी चेंज लाया जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42nd जो हुआ, 42वें नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसमें 3 वर्ड्स नए नए इंट्रोड्यूस किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। हम पहले भी सोशलिस्ट थे, पहले भी सेक्युलर थे, बस ये वर्ड जोड़े गए हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से, बनते वक्त भी हम सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कैरेक्टर के थे, लेकिन ये वर्ड जोड़े गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। अगर कोई बोले कि 1970 का प्रीएम्बल कैसा था और उसमें ये 3-5 वर्ड पूछे जाएं, तो उधर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड नहीं थे, ठीक है। तो उस समय पे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, ठीक है। 1976 से पहले का जो प्रीएम्बल अगर कभी कोई पूछे तो ये 2 वर्ड नहीं इंक्लूड करना है, इंटीग्रिटी नहीं इंक्लूड करना है। वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसा कि अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मेजर अपन ने समझ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। अब अपन देखते चलेंगे कि स्लाइड्स को कह क्या रहा है। प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, समराइज करता है, समरी है, कैप्चर्स एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में बात होती है, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये आपको तो ये भी पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और 13 दिसंबर को पास हुआ था, 22 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। फिर प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये भी आपको पता है। कौन से वर्ड जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये भी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। टेक्स्ट तो हम देख चुके हैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल में क्या क्या बात हुई है, मेनली सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, ठीक है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, प्रीएम्बल को बनाने की अथॉरिटी मिली है वी द पीपल, है ना, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया से, बाहर से नहीं। और ये कैरेक्टर क्या है, सोवरेनिटी को दिखाता है कि हम अपने से ही खुद से बनाए हैं हमारा प्रीएम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, किसी और पावर पे डिपेंड नहीं हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, इसकी बात होती है। ये सोवरेन है, सोशलिस्ट है,
सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है, ये नेचर है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अपने सिटीजन्स को क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सेकेंड, हेलो। तो हम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हम सिटीजन्स को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ नेशन, एज अ स्टेट, है ना। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। जस्टिस कौन सी है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the country। तो ये सब लाइनें आपको याद होनी चाहिए, है ना। फिर डेट ऑफ अडॉप्शन क्या था, अडॉप्शन था नवंबर 26, 1949, ठीक है। क्या किया गया इधर, अडॉप्ट एंड इनैक्ट किया गया है, ना कि इनफोर्स, है ना। अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया है, ठीक है। कीवर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। अपन ने ऑलरेडी मेजर पार्ट आप समझ लिया है कि कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। एक बार रिकैप कर रहे हैं अपन कि सोवरेन क्या है, सोवरेन क्या है, सोवरेनिटी मतलब वी आर फ्री टू कंडक्ट बोथ इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे कंट्री के अंदर के अंदरूनी अफेयर जो हैं और या बाहरी अफेयर जो हैं उसका डिसीजन पार्लियामेंट लेगी, कोई और नहीं लेगा, है ना। यही बात कर रहा है, फ्री टू कंडक्ट बोथ इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस में नहीं है, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर थे, अब तो नहीं है, 2003 में हमने हटा लिया, कॉमनवेल्थ के मेंबर थे, या फिर अभी हम प्रेजेंट में यूएन के एक मेंबर हैं। तो क्या ये हमारे सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, नहीं। यूएन का कोई भी डिसीजन हम पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। हम फ्री हैं कि हम उस डिसीजन को माने या ना माने, है ना। तो हमारी सोवरेनिटी कभी भी इनके मेंबरशिप से हार्म नहीं होगी, ठीक है। फिर सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक क्या है, सोशलिस्टिक जैसा कि मैंने बताया कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ये बिलीव करता है कि वी ऑल आर इक्वल एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, है ना। ज़्यादा क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए किसी के पास, है ना। सोशलिस्ट कैरेक्टर ये बोलता है कि जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, ठीक है, बैकवर्ड लोग हैं, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, उनका अपलिफ्टमेंट की बात करता है, ठीक है। दो तरह की सोशलिज्म होता है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, ये कहीं ना कहीं जो कि यूएसएसआर में है, ये कहीं ना कहीं इस पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, जो सारी प्रॉपर्टी है, जो कंट्री की सारी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की बात करता है कि रिसोर्सेज को नेशनलाइज किया जाना चाहिए। लेकिन इंडियन जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, वो दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी के स्टेटस को बिलीव करता है, ठीक है। हमारा सोशलिज्म कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म का माइंड फॉर्म है, मर्जर है, ठीक है, गांधीयन सोशलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। लेकिन वहाँ उसमें भी गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, ठीक है, जिसमें बात होती है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, दैट इज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, ठीक है। इस बारे में बात होती है हमारे सोशलिज्म में। फिर सेक्युलर, जैसा कि मैंने बताया कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वेयर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, है ना। ये सेक्युलर नेचर मतलब क्या है कि देयर शैल बी नो रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। हम सारे रिलीजन को इक्वल प्रमोट कर रहे हैं और इक्वल वेटेज दे रहे हैं, कोई भी हमारा पर्टिकुलर रिलीजन नेशनल रिलीजन नहीं है, ये हमारा सेक्युलर नेचर है, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी का टाइप है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें
रिप्रेजेंटेशन मिलता है लोगों को, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से सिलेक्ट किए जाते हैं और सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ऐसी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, वैसी डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक मतलब कि द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री विल बी अमंग द सिटीजन, विल बी इलेक्टेड अमंग द सिटीजन, है ना, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, हेड होगा ना जो, वो इलेक्टेड हेड होगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, ना कि मोनार्क होगा। दो तरह की पॉलिटी होती है, मोनार्की होती है और रिपब्लिक होता है। मोनार्की में हेरिडिटरी राइट होते हैं कि बाप से बेटे को जाएगा जो भी पोस्ट है, और फिर उससे उनके बेटे को जाएगा पोस्ट। लेकिन यहाँ पे रिपब्लिक नेचर में क्या है कि इलेक्टेड हेड है ना, हम में से ही कोई बेस्ड ऑन मेरिट सिलेक्ट होके आएगा और वो प्रेसिडेंट बनेगा। जस्टिस, जस्टिस सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस हम देते हैं, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 39D एंड आर्टिकल 326, ठीक है। फिर लिबर्टी, लिबर्टी फ्रीडम विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, हम लिबर्टी दे रहे हैं विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इस तरह की लिबर्टी है हमारे यहाँ, ठीक है। इक्वालिटी, सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो हमारे यहाँ देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिसेंट रेसिडेंस, ये इक्वालिटी है हमारे यहाँ, ठीक है। आर्टिकल 14 to 18 ये इक्वालिटी प्रमोट करता है। फैटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, इसका आर्टिकल मैंने बताया 51A(e), है ना, तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, फ्रैटर्निटी है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी कहीं ना कहीं फ्रैटर्निटी को डिस्क्राइब करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, एम्बॉडीज बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो दिखाता है हमारा प्रीएम्बल। विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर, फाउंडिंग फादर ने क्या दिमाग में रख के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इस बारे में बात करता है हमारा प्रीएम्बल, ठीक है। और उनके विजन क्या था कि किस तरह की पॉलिटी होनी चाहिए, सोशलिस्ट होनी चाहिए, सेक्युलर होनी चाहिए, रिपब्लिक होनी चाहिए, ठीक है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो सब की बात हमारा प्रीएम्बल कर रहा है। प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक डिबेट हुई कि प्रीएम्बल क्या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ठीक है, तो बेरूबारी यूनियन केस में सबसे पहले ये पॉइंट उठा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, बेरूबरी यूनियन केस 1960, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक एन्क्लेव्स थे, ठीक है, बेरूबरी एक रीजन है इंडिया में जो बांग्लादेश को चाहिए था, जो अपनी कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल है और यहाँ ये रीजन बांग्लादेश का, ये रीजन बंगाल का है, ठीक है, ये रीजन बंगाल का है, तो यहाँ पे कुछ एरिया था, आज की प्रेजेंट डे ये बांग्लादेश है, लेकिन पहले ये ईस्ट पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रेड क्लिफ लाइन थी, उसको लाइन के टेढ़े मेढ़े ऐसे जाने की वजह से कुछ जगह हमारे यहाँ थी जो पाकिस्तान क्लेम करता था, जो कि अभी बांग्लादेश है, और कुछ जगह उनके यहाँ थी जो हम क्लेम करते थे। तो वैसी एक जगह थी बेरूबारी यूनियन, ठीक है, बेरीबारी, तो ये जगह हमें उनको देनी थी और जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि हम ये दे सकते हैं अंडर आर्टिकल 3, लेकिन किसी ने अपोज किया कि अंडर आर्टिकल 3 कहीं भी सिसीड करने का राइट नहीं मिलता है। आर्टिकल 3 कहीं ये नहीं बोलता है कि हम अपनी टेरिटरी की कोई जगह दूसरे कंट्री को दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये पावर मैं प्रीएम्बल से ले रहा हूँ, ठीक है, ये पावर मैं प्रीएम्बल से ले रहा हूँ। तो फिर ये ओपाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्ड दैट प्रीएम्बल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उन्होंने ये ओपिनियन दिया था अपना कि प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो फिर उन्होंने 3rd आर्टिकल को अमेंड किया, ठीक है, और उस तरीके से ये काम किया था। फिर इसके बाद केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती केस, इससे पहले LIC
केस भी आया है और केशवानंद भारती केस, इन दोनों ही केस में ये बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया अपना बेरूबारी यूनियन केस का ओपिनियन और बोला कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल एक अभिन्न अंग है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। केशवानंद भारती केस में भी बोला गया है और एलआईसी इंडिया केस में भी बोला गया है कि प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारती केस में ये भी बोला गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ऑल्सो। ठीक है, इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, प्रीएम्बल इज लेकिन पार्ट तो है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ नॉर अ प्रोहिबिशन ऑन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब प्रीएम्बल से सोर्स लेके हम कोई भी लॉ नहीं बना सकते, ना ही प्रीएम्बल में कुछ लिखा है तो उसको सोर्स लेते हुए हम कोई पावर को रोक सकते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट अ गाइडिंग लाइट। इसको देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स क्या कहना चाहते थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है, लेकिन इससे हम पावर सोर्स लेके कोई लॉ नहीं बनाएंगे, ना ही इसमें कुछ लिखा है तो उसको सोर्स मानते हुए हम किसी को बोलेंगे कि ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट्स। आप प्रीएम्बल ले जाके नहीं बोल सकते कोर्ट्स में कि ये इसमें लिखा है इसलिए मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। जस्टिसिएबल नहीं है, इसका नेचर जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता कोर्ट में। ठीक है, एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीएम्बल के बारे में। ठीक है, और ये केस भी इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केस, जिसमें बोला गया कि इट इज अ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बोला गया कि पार्ट तो पता चल गया सर कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस में बोला गया। फिर अमेंड किया जा सकता है क्या नहीं, ये भी बोला गया कि केशवानंद भारती केस में कि ऐसे डिक्लेयर प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। ठीक है, अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप ऐसे अमेंड नहीं कर सकते कि आप डेमोक्रेसी हटा दो प्रीएम्बल से, ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि सेक्युलरिज्म भी हटा दो। ठीक है, तो आप उसकी व्याख्या को इस तरीके से अमेंड कर सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा लोगों को अच्छे से समझ में आए प्रीएम्बल क्या कहना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हटा सकते हो जो कि बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे कुछ चीज़ को नहीं हटा सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हटा सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे एक प्रॉपर लेक्चर में, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या, जो कि आई थी केशवानंद भारती केस से। ठीक है, तो however the basic element of the fundamental features of the constitution as contained in the preamble cannot be altered. Preamble can be altered but not the basic features of the constitution. ठीक है, preamble has only been amended once, ये भी हमें पता ही है कि एक बार प्रीएम्बल को अमेंड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, मेरे को लगता है कि अपन ने अच्छे से इन डेप्थ इन डिटेल अच्छे से समझ लिया प्रीएम्बल क्या कहना चाहता है। कोई भी क्वेश्चन अपने से बन जाएगा अब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल। सोशलिस्ट को क्या, कोई भी क्वेश्चन है ना, आप अपने से पहले अटेम्प्ट कर सकते हो अपने लेवल पे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ है। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, अटेम्प्ट करके देखना है अपने लेवल पे और फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ही। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग कौन बेहतरीन तरीके से बताता है। सोशलिस्ट क्या है कि हम सब इक्वल हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, गांधीयन सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, है ना, ये बात होती है। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, हमारा थोड़ी ना है, गलत है। एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्यों भाई प्राइवेट, हम तो दोनों, हम तो मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, मिक्स्ड सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, तो एबोल्यूशन क्यों करेंगे, नहीं करेंगे भाई।
सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये बात सही है। इरेडिकेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड वेस्टेड इंटरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा एप्ट पॉइंट है। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगा, ये बात भी ठीक है, लेकिन हम एक्सप्लॉइटेशन को इरेडिकेट करेंगे, एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को इरेडिकेट करेंगे। ठीक है, क्लीन कर देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, ये डिक्लेयर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। सेक्युलरिज्म क्या है कि देयर शैल बी नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री, है ना। तो रिलीजियस वर्शिप इज नॉट अलाउड, ऐसा तो नहीं है हमारी कंट्री में। रिलीजियस वर्शिप बिल्कुल आप आर्टिकल 25 के अंडर प्रैक्टिस प्रोफेस कर सकते हो, तो ये बात तो गलत है। रिलीजन्स आर पैट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, हमारा तो कोई ऑफिशियल रिलीजन है ही नहीं। द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजियस एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस। ये बात एकदम सही लग रही है कि ये एक प्राइवेट अफेयर है, प्राइवेट अफेयर है इंडिविजुअल का, सिटीजन का, और इसमें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड, मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन आता है। अब बताओ, चूज द रिस्पॉन्स दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर इन विच दीज वर्ड्स अकर इन द प्रीएम्बल। करेक्ट ऑर्डर बताओ, आपको बताना है। हमने किस तरीके से डिस्कस किया था। पहली बात तो तीनों एस साथ में आएंगे, ठीक है, तीनों एस साथ में आएंगे, उसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, ऐसा एस, ऐसा जो सबसे बड़ी दिख रही है ना, तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 3, फिर इसके बाद सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, तो 3, 1, 4, 2 डेमोक्रेटिक, और एक रिपब्लिक होता तो वो भी आ जाता, तो 3, 1, 4, 2 ए आंसर। ठीक है, द वर्ड सोशलिज्म, द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। सोशलिस्ट क्या प्रिंसिपल इम्प्लाई करता है, सोशल इक्वालिटी की बात करता है क्या सोशलिस्ट, बिल्कुल करता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है, हाँ रिसोर्सेज कहीं ना कहीं ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए किसी के पास, इस बारे में भी बात करता है इकोनॉमिक। पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं बात करता पॉलिटिकल इक्वालिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर बात करता है, लेकिन सोशलिस्ट प्रिंसिपल पॉलिटिकल स्पीयर में नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं 1 और 2 की बात हो रही है। ठीक है, आंसर होगा सी। फ्रैटर्निटी ब्रदरहुड, है ना, भाईचारा, एज मेंशन्ड बाय द प्रीएम्बल इज प्रमोटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू। फ्रैटर्निटी कहाँ, कौन कौन से जो कि प्रीएम्बल में बात हुई है फ्रैटर्निटी की, वो कौन कौन से टर्म से प्रमोट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या सिंगल सिटीजनशिप फ्रैटर्निटी को प्रमोट करता है, बिल्कुल करता है, मैंने बताया भी है कि हम एक देश के नागरिक हैं, ये हमारे बीच में भाईचारा की सेंस को बढ़ाता है। ठीक है, एक ही नागरिक अगर स्टेट का भी नागरिक होगा और सेंटर का भी नागरिक होगा तो कहीं ना कहीं वो डिविसिव पॉलिटी में पड़ रहा है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज तो बिल्कुल है ही, 51A ये कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ब्रदरहुड के बारे में ही बात कर रहा है ये फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट के अंदर ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो फ्रैटर्निटी को प्रमोट करे, तो 1 और 2 तो सही है, 1 और 2 आंसर। ठीक है, फ्रैटर्निटी। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।